पत्रकार वैसे भी सामाजिक रूप से उत्तरदायी होता है। हाँ। और हम जो भी लिखते पढ़ते हैं उसका सीधा असर समाज पे पड़ता है, ये लिखने से पहले सोचना पड़ता है। पत्रकार की विश्वसनीयता उसके खबर से, समाचार को टारगेट नहीं रहता है, वसूली का टारगेट रहता है। सरकार के आने जाने से इस कानून को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विधानसभा में पारित होने के बाद। शहर के हर आदमी को जान रहा है कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है। पिछले समिति में निष्पक्षता की बात तो रहेगी। नमस्कार साथियों, मुद्दा तो है कार्यक्रम में आज आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी जी। मेरे राइट हैंड में आलोक तिवारी जी है और वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी है। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम मुद्दा तो है कार्यक्रम लगातार हम मुद्दों को लेकर पहुंचते हैं और आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि आलोक जी और सूर्या राव जी, कल मंत्रिमंडल ने पत्रकार सुरक्षा कानून को पास कर दिया है और पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा। क्या लगता है, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या है पत्रकार सुरक्षा कानून? देखिए सतीश जी, पत्रकार सुरक्षा कानून काफी लंबे समय से लंबित था। कल भूपेश बघेल सरकार ने अपने कैबिनेट में इसे पारित कर दिया है। अब इसे विधानसभा के पटल में रखा जाएगा, उसके बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा और तत्पश्चात यह कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा। छत्तीसगढ़ में यह मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के रूप में जाना जाएगा, जिसमें मैं बता देता हूँ क्राइटेरिया कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन शामिल होंगे जो दायरे में आएंगे पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत। संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर, प्रूफ रीडर, अनुवादक, प्रशिक्षु, मीडिया कर्मी और आपको बता दूं डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें शामिल होंगे। और इस सुरक्षा कानून के तहत लोगों से पहले राय भी ली जाएगी, पत्रकारों से भी राय ली जाएगी, तब जाकर ये लागू होगा। सूर्या राव जी, चूंकि आपने बता दिया कि ये लोग शामिल हो गए इस कानून के तहत, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन वास्तव में पत्रकार किसे मानते हैं आप? आलोक जी, आपसे भी ये सवाल है, पहले सूर्या राव जी बता दें कि पत्रकार आप किसे मानते हैं? देखिए, जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वृत्तचित्र, ऑडियो विजुअल माध्यम से रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, वीडियो मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल, डिजिटल मीडिया जैसे न्यूज़ पोर्टल, वेब मैगजीन के अलावा इसमें काम करने वाले हर वह व्यक्ति इस दायरे में आएगा और उसको मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा दी जाएगी। आलोक जी, आप बताएंगे कि आप किन पत्रकारों को आपने देखा होगा पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत में अब एक अलग ढंग का मीडिया, सोशल मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, कि कोई भी उठ के आकर एक माइक लेकर अपने आप को पत्रकार कहलाता, तो आप ऐसे मीडिया कर्मी को क्या इस कानून के तहत आपको लाभ मिल सकता है क्या उनको? अच्छा सवाल है सतीश जी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लगातार की जा रही थी। समय और परिस्थितियां दोनों काफ़ी बदली हैं और प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, बहुत सारा विस्तार मीडिया के क्षेत्र में हुआ है। ऐसे में एक वास्तविक पत्रकार की पहचान कर पाना सभी के लिए चुनौती थी और इस कानून के बनने से सरकार की तरफ से पत्रकार पहचाने जाएंगे, चिन्हांकित किए जाएंगे और उनकी श्रेणी तय होगी। पहला चीज। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हम सभी, सूर्या भाई भी और हम सभी भी आभार मानते हैं कि उन्होंने पत्रकारों के प्रति गंभीरता से, हितों के प्रति गंभीरता से विचार किया और पत्रकार सुरक्षा कानून लाने का निर्णय लिया। अभी काफ़ी समय है, अभी केवल कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, एक प्रारूप आया है, उसको अभी कैबिनेट के बाद विधानसभा में जाना है, विधानसभा से प्रस्ताव पास होगा तो राज्यपाल को जाएगा, अनुमोदन के बाद ये कानून का रूप लेगा। इसमें पत्रकार की आइडेंटिटी होगी। दूसरा, पत्रकारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भी काम होगा, ऐसा पहले प्रारूप में दिख रहा है। आपने देखा होगा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आपने देखा होगा कि ऐसे पत्रकार अभी मार्केट में दिखने लगे हैं कि जो पहले कभी व्यवसायी थे या और कुछ कार्यों में संलिप्त थे, आज वो बिना अनुभव के
अपने आप को पत्रकार या गाड़ियों में प्रेस लिखा देना, तो इसे आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं एक बात कहूंगा, ऐसे लोगों को इस दायरे में नहीं लाया जाएगा। स्पष्ट है, जैसे आलोक तिवारी जी ने कहा कि कैटेगरी तय हो जाएगी, उसमें शासन के अलावा पत्रकार भी शामिल होंगे जो इसको तय करेंगे। समिति बनेगी, समिति तय करेगी। वह समिति तय करेगी कि कौन पत्रकार होगा, कौन नहीं होगा। इसके अलावा भी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपके ब्लॉक स्तर तक अधिमान्यता पत्रकार बनाए जा रहे हैं। इससे भी एक लाइन तय हो जाएगी कि ये पत्रकार हैं और इनको यह इस कानून, मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के तहत लाया जाए। क्योंकि आलोक जी, हमने देखा है कि अधिमान्यता का बात किया आपने, ब्लॉक से लेकर जिला और उसके बाद संभाग और राज्य स्तर की अधिमान्यता छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। तो इसमें भी कई प्रकार के ऐसे पत्रकार जो अधिमान्यता का कार्ड लेके घूम रहे हैं, जिनका कहीं अखबार में या सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो ऐसे पत्रकारों को किस प्रकार की छन्नी से अलग किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सतीश जी। मैं खुद भी अधिमान समिति का काफी लंबे समय तक सदस्य रहा हूँ। सूर्या भाई तो प्रदेश के मेंबर हैं अभी। अधिमान्यता उन्हीं को मिलती है जिनको संपादक या संस्थान का प्रबंधन जो है लिख के देता है, प्रमाणित करता है कि हमारे यहाँ काम कर रहा है, लंबे समय से काम कर रहा है, और वो समिति भी उस पर विचार करती है कि ये लंबे समय तक विभिन्न अखबारों में या और थोड़ा सुधार करना। आलोक भाई और मैं दोनों, आलोक जी और मैं दोनों संभागीय अधिमान्यता समिति में हम लोग रह चुके हैं। हम लोग इसमें एक एक लोगों की स्क्रीनिंग करके, कई ऐसे लोगों के आवेदन आए थे जो कहीं दूर दूर तक, जो आप कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं थे, उनको हमने रोका है, बैरियर लगाया है। उन्होंने बाहर में ये भी कहा है कि इन लोगों ने अपनी एक तरह से दादागिरी दिखाई है। तो हमने दादागिरी दिखाई है क्योंकि हम लोग उन्हीं लोग को जो छलनी की बात कर रहे हैं, हम लोग ने वहां छलनी के काम किया। और इसके लिए अपनी बिरादरी को भी सचेत होना पड़ेगा। सब काम प्रशासन के ऊपर डाल दें कि प्रशासन तय करे पत्रकार कौन है, तो पत्रकार की पहचान करना कोई सामान्य काम नहीं है। जी। एक बात सामने आती है कि कई सारे प्रदेश में संगठन है पत्रकारों के, जो अपने आई कार्ड जारी करके लोगों को सदस्यता देते हैं और बाद में वही आई कार्ड के माध्यम से वो पत्रकार कहलाते हैं। तो ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने के लिए क्या आपका सुझाव है? देखिए, पत्रकारों की बिरादरी बौद्धिक वर्ग की मानी जाती है और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में 50 संगठन होंगे कम से कम। जी। हमारे में जब तक एकजुटता नहीं आएगी तब तक 50 कानून ऐसे बन जाए, इसका लाभ वास्तविक पत्रकारों को नहीं मिल पाएगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जब तक संगठन को मजबूत नहीं बनाया जाएगा और संगठन में एक रूपता नहीं आएगी, तब तक कोई भी कानून मदद करने की स्थिति में नहीं आएगा। सूर्या जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि लगातार पत्रकारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होते रहते हैं, तो इस कानून से क्या झूठे प्रकरण अब दर्ज नहीं होंगे? देखिए सतीश जी, कल मुख्यमंत्री जी एक फोरम में कह रहे थे, वहां मैं भी उपस्थित था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। उनका कहना था कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं, उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आप नक्सलियों के पक्ष में लिखते हैं तो आपके खिलाफ प्रशासन और पुलिस आ जाता है, आप यदि मान लीजिए शासन और प्रशासन के पक्ष में लिखते हैं तो आपके खिलाफ नक्सली आ जाते हैं। तो हमारे पत्रकार साथी दो पार्टों के बीच में फंस जाते हैं। उनकी स्थिति बड़ी दूसरी टाइप की हो जाती है। वो ना ठीक से काम कर पाते हैं और ना ही ठीक से अपनी स्थिति को बता पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि ये जो छत्तीसगढ़ में मीडिया सुरक्षा कानून है, काफ़ी अच्छा उनके लिए रहेगा, रक्षात्मक कार्य करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी का कल आश्वासन था। आलोक तिवारी जी, मेरा सवाल है कि इस जो समिति बनेगी, जो कानून बनेगा, इसमें कौन कौन रहेंगे, कैसा कार्य करेगी? थोड़ा विस्तार से आप हमारे पत्रकार साथियों के साथ साथ हमारे दर्शकों को बताएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो समिति बननी है, उसमें कानून लागू होने के 30 दिन के भीतर एक समिति का गठन होना है जो शासन के देखरेख में, संरक्षण में काम करेगी। ये मुख्यतः ये है कि इस कानून के बनने से पत्रकार निर्भीक होगा। आमतौर पे होता है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं,
और खबरों के लिए कई बार विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। कई गंभीर आरोप भी पत्रकारों पे लगते हैं। दैहिक शोषण जैसे गंभीर आरोप भी अपने राज्य में लगे हैं, देश में लगे हैं। तो वो इन सब चीज़ों से पत्रकारों को सुरक्षा मिलेगी और निर्भीक होगा। कम से कम शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और शिकायत प्रमाणित पाए जाने के बाद उसमें अपराध पंजीबद्ध होगा। तो इसके लिए जो समिति बनेगी उसमें एक पुलिस अधिकारी होंगे जो पुलिस महानिदेशक से निम्न पद के नहीं होंगे, मतलब आईजी लेवल का अधिकारी कम से कम इस मामले की जांच के लिए उस समिति में होंगे। दूसरा, 3 पत्रकार जिन्हें कम से कम 12 वर्ष का अनुभव हो, ऐसे पत्रकारों को भी उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है। कुल मिला के काफी मजबूत समिति बनेगी और इसका कार्यकाल 2 साल का होगा। शासन इस समिति को स्वयं बनाएगी, तो इससे पत्रकारों के हितों की रक्षा हो पाएगी और पत्रकार निर्भीक होकर अपने कार्य क्षेत्र में काम कर पाएगा। सूर्या जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो कानून तो बन जाएगा, तो वहां पर फिर ये तो नहीं होगा कि अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कल बीजेपी की गवर्नमेंट होगी या परसों आपकी गवर्नमेंट होगी, तो क्या जब किसी पार्टी या सत्ता का जब व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई पत्रकार लिखेगा, तो ये जो कानून है पत्रकार सुरक्षा कानून, क्या निर्भीक होके काम करेगा? क्या आपको लगता है? देखिए सतीश जी, ये कानून जो बनेगा अपने प्रदेश के उच्च सदन विधानसभा में पारित होगा जी जी। और उसके बाद राज्यपाल उसे अनुमोदित करेंगे जी जी। अनुमोदित करेंगे। इस तरह से यह जो कानून है, इसको कोई भी सरकार आए वो विधानसभा पर जाकर ही इसे परिवर्तित या इस पे कुछ सुधार कर सकती है। इसलिए ये जो कानून है, जो एक बार बन जाएगा कानून, इस पर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इस पर जो आलोक जी ने बताया कि समितियां बनेंगी, उन समितियों के अनुसार कार्य बनेंगी। मेरा प्रश्न ये था सूर्या जी कि जो समिति बन गई, कानून बन गया, लेकिन किसी सत्ता के अगर हम किसी राजनेता के खिलाफ हम समाचार प्रकाशित कर रहे हैं या किसी मामले को उजागर कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर उस पत्रकार के खिलाफ मामला पंजीबद्ध होता है, तो क्या समिति निष्पक्ष भाव से काम करेगी? नहीं, उसमें जो समिति में पत्रकार भी रहेंगे, तो इसलिए समिति में निष्पक्षता की बात तो रहेगी। इसलिए हम नहीं कह सकते अभी से कि उस समिति के द्वारा कोई दूसरी सरकार आएगी उसके इशारे पर काम करेगी, यह कहना अभी से गलत होगा। क्योंकि समिति में पत्रकार भी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे, तो वो इस तरह के जो बात आप कह रहे हैं उस पर वो जरूर अंकुश लगाएंगे। आलोक जी, एक पंजीयन की बात आई है कि पत्रकारों का पुनः पंजीयन होगा, तो इसमें किस प्रकार के पत्रकार पंजीयन में शामिल होंगे? कि अगर हम 10 साल या 15 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो चलिए हम एलिजिबल है, हम योग्य है कि हम आवेदन कर सकते हैं। जो नए पत्रकार है वो किस प्रकार? एक चीज मैं आपको बता दूं सतीश जी, सरकार के आने जाने से इस कानून को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा में पारित होने के बाद सरकारें आती जाती रहती हैं, कानून बनते हैं और समय के साथ उसमें संशोधन भी होता रहता है, लेकिन कानून जब एक बार बन जाता है तो उसके हिसाब से काम होता है, उसकी गाइडलाइन पे काम होता है। आपने कहा कि पंजीकरण हो रहा है नए पत्रकारों का भी, तो जनसंपर्क विभाग एक निर्धारित उस समय अभी प्रोफार्मा आया नहीं है, संभवतः एक प्रोफार्मा तय करने की तैयारी में है। उस प्रोफार्मे में आप अपना बायोडाटा भरेंगे, आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वहाँ आप अपने संपादक से उसमें वो सर्टिफाइड कराएंगे और उसको प्रोफार्मा को वहाँ जमा करेंगे, उसके बाद आप पंजीकृत हो जाएंगे। ये पंजीयन की प्रक्रिया संभवतः होगी, अभी प्रोफार्मा आया नहीं है उसका। जैसे ये कानून आ जाएगा 30 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सूर्या जी, आपसे एक सवाल है, जिस प्रकार लगातार आप सोशल मीडिया, जो वेब पोर्टल या जो वेब मीडिया है ना, सोशल मीडिया जिसको कह रहे हैं कि हर कोई आजकल जिनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और अपना वेब पोर्टल आरंभ कर ले रहे, तो क्या ऐसे पत्रकारों पर लगाम लगेगा? देखिए, पत्रकार की विश्वसनीयता उसके खबर से होती है। आज जो वेब पोर्टल में जिस प्रकार से समाचारों को गलत ढंग से प्रकाशित मतलब भेजा जा रहा है, लोगों तक प्रसारित किया जा रहा है, उससे ये तो तय हो जा रहा है कि ये किस स्तर का पत्रकार है।
यदि देखिए फिर हाँ। आप एक शब्द लगा रहे हैं कि पत्रकार, हाँ, तो वो पत्रकार आप कैसे आप मान रहे हैं कि वो पत्रकार है? नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, समाचार को लेकर उसकी विश्वसनीयता को लेकर पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे जी। हैं, और उसका जो मतलब आप कह रहे हैं कि उसको कैसे आप मान्यता देंगे। कि तो वो मान्यता आपने कह दिया ना कि वो पत्रकार है जी। तो पत्रकार शब्द ना हो जी। इसके लिए, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ है, जी। आप अधिमान्यता समिति में भी आप लोग रहे हैं, तो इसके लिए कोई आवाज आपके द्वारा उठाई? नहीं, हम लोग के द्वारा देखिए, आवाज की बात आप कह रहे हैं तो छलनी का काम तो हम लोग सब जगह करेंगे। जी। और ऐसे लोगों को जो केवल एंड्रॉयड मोबाइल पे ही पत्रकारिता कर रहे हैं और दूसरा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जी, जी। ऐसे लोगों को तो हम लोग बकायदा रोकेंगे, अपने स्तर पर रोकेंगे और सामाजिक स्तर पर भी उनको रोकने का प्रयास करेंगे। पत्रकार वैसे भी सामाजिक रूप से उत्तरदायी होता है। हाँ। और हम जो भी लिखते पढ़ते हैं उसका सीधा असर समाज पे पड़ता है, ये लिखने से पहले सोचना पड़ता है। जी जी। तो इसलिए पत्रकारों को एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे है समझने की कोशिश कीजिए। हमारी बिरादरी में ही हमारे साथी लोग ही हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे के रखे हैं, जो केवल उनका एक सूत्री काम है कि सुबह निकलो और शाम को अपनी व्यवस्था के साथ घर लौटाओ। जी तो ऐसे लोगों से को तलाशने का काम हम लोग करना पड़ेगा, शासन का काम नहीं है सब। जी जी जी। हाँ, तो ये जो बात आपने कहा है कि सुबह से टारगेट लेकर हाँ, चलते बिल्कुल। हैं और शाम तक अपने घर पहुंचते हैं टारगेट कंप्लीट करके। जी। तो ऐसे टारगेट लोगों को- मतलब वसूली का टारगेट। वसूली का मैं थोड़ा टारगेट। स्पष्ट जी। करूंगा, वसूली वसूली का मतलब टारगेट मतलब ऐसा ना हो कि समाचारों का टारगेट, जी। समाचारों का टारगेट नहीं रहता है, वसूली का टारगेट रहता है। तो ऐसे लोगों पर लगाम क्या इस कानून से, पत्रकार सुरक्षा कानून से लगेगी? नहीं, ये कानून तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस कानून में उन्हीं लोग को संरक्षण मिल पाएगा या सहायता मिल पाएगी जो हकदार एक्चुअल है, में जो हकदार है। हकदार है। जी मैं शब्द जो आलोक जी बोलूंगा उसी शब्द को उपयोग करूंगा, जो हकदार हैं। आप ये जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको इस कानून में उसको वो जो समिति है ना, वो समिति बैरियर का काम करेगी। आपको बता रहा हूं मैं, उस समिति में ऐसे लोग शामिल होंगे जो ये जानेंगे कि भाई कौन किस कैटेगरी का पत्रकार है और कौन क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए, हर शहर के हर आदमी को जान रहा है कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो आलोक जी ने बार बार कहा कि हम लोग को भी करना पड़ेगा आगे आके, तो हम लोग करेंगे। आलोक जी, हमेशा एक सवाल आता है कि एक कहीं ना कहीं राजनेता के बहुत सारे पत्रकार समर्थक रहते हैं और मतलब वो उनके सपोर्ट में रहते हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई मामला पंजीबद्ध होता है तो सबसे पहले राजनेता पहुंचते हैं, कानून बाद में पहुंचता है। या पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कई संगठनों ने मांग करी थी। तो देखो सतीश जी, दो चीज समझने की है। पत्रकार राजनेता का सपोर्टर होता है। देखो, वैचारिक समर्थन अपनी जगह है। जी आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो संस्थान के प्रति जिम्मेदारी जो आपकी है वो पहले है। जी। आपका व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत नेता के प्रति समर्थन, ये गौण है। और उससे ऊपर है सामाजिक दायित्व। जी जी। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, शहर के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज का एक छोटा सा घटनाक्रम है, सेक्टर 7 में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जी जी। लक्ष्मीवती राजू वहां से पार्षद है, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जी। तो क्या मैं उस खबर को नहीं दिखाऊं या नहीं छापूं? नहीं, मेरा जो घटना वो मेरा दायित्व, मैं अपनी दोस्ती को किनारे रखूंगा ना। जी। तो ये कहना गलत है कि नेता का समर्थन तो भाई दो शहर में रहेंगे, एक शहर छोटा शहर है, दोस्ती यारी तो अपनी जगह रहेगी। सूर्य जी, आपसे सवाल है कि पत्रकार सुरक्षा कानून अगर 30 दिनों के बाद धरातल पे आता है जी, तो जो आदिवासी क्षेत्र में काम करे हमारे पत्रकार साथी, जो कि वो सबसे ज्यादा आदिवासी मतलब नक्सली क्षेत्र का नक्सली क्षेत्र में, जैसे बस्तर हो गया जी। या और जो हमें नक्सली जो बस्तर संभाग में जी। तो आप वो पत्रकार के ऊपर जनरली पुलिस कार्रवाई करती है। उनके लिए जन सुरक्षा एक्ट बना हुआ है अलग से। नक्सलियों के लिए जन सुरक्षा एक्ट बना हुआ है। अगर वो सपोर्टर अगर नक्सलियों के सपोर्ट में अगर कोई काम करता है तो, लेकिन पुलिस जन सुरक्षा कानून लगा देती है उस पत्रकार पर कि ये नक्सलियों को। कई मामले अपने प्रदेश में दर्ज भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पीसीसी चेयरमैन थे
तो इस मामले को में आवाज भी काफी उठाई थी उन्होंने विरोध किया था। और उसी की परिणति जन सुरक्षा जो पत्रकार सुरक्षा कानून जो बना है जी। ये भूपेश बघेल जी की व्यक्तिगत रुचि इच्छा शक्ति के कारण बना है कि पत्रकारों के साथ अन्याय ना हो, ये उनकी इस तो आप मानते हैं कि अगर कानून 30 दिन में अगर धरातल पे आता है और लागू होता है तो वो जो पत्रकार साथी है बस्तर ही नहीं, या मतलब जो पूरा छत्तीसगढ़ पूरे पत्रकार तो है, लेकिन अधिकांश मामले बस्तर से सामने आते ही नहीं, मैं शहरों थोड़ा में हाँ दैनिक शोषण के मामले या आरोप लगते हैं कि इस कानून से कानून जैसे ही लागू होगा छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकारों को जो असुरक्षा के भाव में काम करते हैं उनको राहत मिलेगी। मैदानी क्षेत्र में काम करने की शैली अलग होती है और आप जब जंगल में जाएंगे, वनांचल में जाएंगे तो वहाँ काम करने का तौर तरीका बदल जाता है। छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा नक्सल, चूंकि नक्सल प्रभावित है, इसलिए वहाँ जो काम कर रहे हैं पत्रकार साथी उनकी चुनौतियां अलग हैं। तो ये कानून जो है सभी के लिए कारगर साबित होगा, बशर्ते कि जल्दी से विधानसभा में आए और पास हो, राज्यपाल का अनुमोदन हो, कानून शक्ल में आए, तब इसकी वास्तविक स्थिति अच्छे से सामने आ पाएगी। आप सभी दर्शकों का आपको बता दें कि मुद्दा तो है कार्यक्रम में हमारा वक्त हो चला है, तो कार्यक्रम समाप्त करने का हमारे साथ आलोक तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और टी सूर्याराव जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे और उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कई बातें बताई और हमारे पत्रकार जो साथी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको जानकारी भी मिली होगी कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्या है। फिलहाल हम अगले मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। पत्रकार वैसे भी सामाजिक रूप से उत्तरदायी होता है और हम जो भी लिखते पढ़ते हैं उसका सीधा असर समाज में पड़ता है, ये लिखने से पहले सोचना पड़ता है। पत्रकार की विश्वसनीयता उसके खबर से, समाचार को टारगेट नहीं रहता है, वसूली का टारगेट रहता है। सरकार के आने जाने से इस कानून को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विधानसभा में पारित होने के बाद। शहर के हर लोग, हर आदमी को जान रहा है कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है, इसलिए समिति में निष्पक्षता की बात तो रहेगी।